गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड स्टे एट योर होम। तो प्यारे बच्चों, 9th क्लास, सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस, लेसन हमारा चल रहा है सेकंड, यूरोप में समाजवादी एवं रूसी क्रांति। ठीक है, तो जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसके अंदर हमने पढ़ा था जो रूढ़िवादी है या उदारवादी है, मतलब ये जो समूह थे इनके समर्थकों के विषय में। ठीक है, तो आज का जो हमारा स्टडी पॉइंट है वो है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। देखो, एक राजनीतिक रुझान एक नए युग का घोतक थे। मतलब ये जो राजनीतिक रुझान थे, कौन से, जैसे रेडिकल था, उदारवादी था या रूढ़िवादी, जो भी थे ये, तो ये जो राजनीतिक रुझान थे ये एक नए युग के घोतक थे। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का था। मतलब इस जो ये दौर था या पीरियड था, टाइम था, इसके अंदर सामाजिक और आर्थिक बदलाव मतलब बहुत ज़्यादा हो रहे थे। ठीक है, यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। मतलब इस टाइम ज़्यादा नए नए शहर बन रहे थे, बस रहे थे, नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, व्यापार वगैरह, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमी और बच्चों सबको कारखाने में ला दिया। ठीक है, औद्योगिकरण मतलब जो टेक्निकल जो युग था उसने औरतों को भी, आदमियों को भी, बच्चों को भी, सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी। जो काम के घंटे होते थे जिसे पाली बोला गया, वो लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी। मतलब काम का टाइम ज़्यादा था लेकिन जो पैसे थे, जो पे थी, वो बहुत कम थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट मतलब आने पर जो बेरोजगारी बढ़ जाती थी। जो औद्योगिक वस्तुएं थी उसके अंदर अगर जो गिरावट आती, वस्तुओं की जो मांग है, वस्तु की मांग में अगर गिरावट आती तो बेरोजगारी बढ़ जाती। ठीक है, इसमें एक नया शब्द आया है, मताधिकार आंदोलन। तो ये आपको पढ़ना है। वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन था ये। मतलब सबको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तो जो वो वोट डालने का अधिकार पाने के लिए जो आंदोलन चला था उसको बोला गया मताधिकार आंदोलन। तो जो भी ये नए पॉइंट या नए शब्द आते हैं इनको आप राइट करना है साथ में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो मतलब अगर वस्तुओं की मांग में गिरावट आती तो बेरोजगारी बढ़ जाती थी। ठीक है, शहर तेजी से बसने और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। क्योंकि अगर आबादी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि जो कचरा वगैरह है वो ज़्यादा फैलेगा। ठीक है, मतलब सफाई का तो ध्यान रखना होगा। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे। जो उदारवादी समर्थक थे या व्यक्ति थे, जो रेडिकल समुदाय के व्यक्ति थे, वो इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश में जुटे हुए थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामी में थे। जो उद्योग थे उनका कोई एक व्यक्तिगत स्वामी थे, मतलब कोई एक संपन्न परिवार उनका स्वामी था। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी, मतलब बहुत ज़्यादा संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। किनके, जो उदारवादी व्यक्ति थे उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। मतलब जो ये व्यक्ति थे, समर्थक थे, वो उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ है, मतलब जो काम करने वाला व्यक्ति अगर वो स्वस्थ है और जो आम नागरिक हमारे वो अगर पढ़े लिखे हैं तो इस व्यवस्था को या इस सिस्टमेटिक जो व्यवस्था है इसको भरपूर या लाभ इससे कमाया जा सकता है। ठीक है, ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। कौन, जो रेडिकल लोग थे वो भी, और जो मतलब रूढ़िवादी थे या जो उदारवादी थे वो इन जो जन्मजात विशेषाधिकार प्राप्त थे उनके विरुद्ध थे, उनका विरोध करते थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनका मानना था कि मतलब मेहनत के ऊपर वो ज़्यादा विश्वास करते थे। उनका मानना था कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और उनके पास पूंजी है, उन्हें बिना रोक टोक काम
उन्हें बिना रोक टोक, मतलब उनका मानना था कि यदि हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिले, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसे दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और उनके पास, जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका मिले, मतलब जिसके पास पैसा है, संपत्ति है, पूंजी है, धन है, उसे बिना किसी रोक टोक के मतलब अपना काम करने का अवसर दिया जाए, ठीक है, अपॉर्चुनिटी उसको दी जाए, मौका दिया जाए। जो समाज तरक्की कर सकता है, मतलब इसी कारण से जो हमारा समाज है तरक्की कर सकता है, विकसित हो सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष, उदारवादी और रेडिकल समूह थे, वह पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंदी हो रही थी, मतलब वो उनके पास इकट्ठे हो रहे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा यूरोप में 1815 में, जो यूरोप है उसके अंदर यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ, मतलब जो यूरोप के अंदर अलग अलग सरकारें बन रही थी, कब 1815 के अंदर, ठीक है, वो क्रांति वगैरह हुई थी तब की बात है ये। तो जब यूरोप के अंदर 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ जो राष्ट्रीय उदारवादी रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे, मतलब वो इन सरकारों से छुटकारा पाना चाहते थे। कौन? जो वो समूह है बनाए थे, कौन से? उदारवादी, रेडिकल और राष्ट्रवादी, में जो ये समूह थे वो इनसे क्रांतिकारी आंदोलन के पक्ष में वो इनसे छुटकारा पाना चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में लोग ऐसे क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे, मतलब जब फ्रांस के अंदर, इटली के अंदर, जर्मनी में और रूस में ऐसे क्रांतिकारी हो गए कि वो जो राजा का तख्तो ताज था उसको पलटने का प्रयास करने लगे, मतलब जो उसकी सत्ता थी, उसकी पावर थी, या उसका जो साम्राज्य था, राजपाट था, उसको वो तख्ता पलट करने का भी प्रयास करने लगे। कौन? वो क्रांतिकारी, ठीक है। कौन शामिल थे उसमें? फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस के लोग जो क्रांतिकारी थे, ठीक है। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। मतलब जो राष्ट्र कार्यकर्ता थे वो क्रांति के जरिए, क्रांति के द्वारा, ठीक है, क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को क्या हो? समान अधिकार प्राप्त हो, मतलब वो लोग ऐसा, मतलब ऐसे देश का निर्माण करना चाहते थे, ऐसे राष्ट्रों का निर्माण करना चाहते थे जिसके अंदर हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेजिनी ने यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची, मतलब इन्होंने क्या किया? गिसेप्पे मेजिनी ने क्या किया? राजा के खिलाफ, मतलब अपने समर्थकों के साथ मिलकर जो राजा था उसके खिलाफ एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा, ठीक है। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी इसकी रचना को पढ़ रहे थे, मतलब जो भारत सहित, भारत भी उसके अंदर शामिल था, दुनिया भर के जो विश्व है उसमें बहुत सारे राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को पढ़ते थे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, साइड में ये एक दे रखा है क्रियाकलाप, तो ये आपको खुद पढ़ना है। इसमें दे रखा है, मान लीजिए कि निजी संपत्ति को खत्म करने और उसकी जगह सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था लागू करने के सवाल पर आपके इलाके में बैठक बुलाई गई है। निम्नलिखित व्यक्तियों के रूप में उस बैठक में आप भाषण देंगे, वह लिखेंगे। एक गरीब खेतीहर मजदूर, एक मंझोला स्वामी या एक गृह स्वामी। मतलब इसमें बोला गया कि अगर निजी संपत्ति को खत्म किया जाए, निजी होता है मतलब जो कोई किसी एक व्यक्ति की संपत्ति जिस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, ठीक है। निजी वो होती है जिस पे किसी एक व्यक्ति का या एक समुदाय का अधिकार हो, ठीक है। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं तो वो क्या है? निजी संपत्ति है। स्कूल है हमारे, निजी संपत्ति है। जो गवर्नमेंट्स के अंदर आते हैं, जिसका स्वामित्व कई व्यक्तियों के अंदर हो, मतलब जिसमें सब आम जनता या आम पब्लिक जिसके अंदर इंक्लूड हो, वो होती है मतलब सामूहिक स्वामित्व वाली, ठीक है। तो इसमें ये बता रखा है, तो ये आपको खुद करना है। जो भी क्रियाकलाप या नए शब्द आते हैं इनको आपको राइट और लर्न करना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, धन्यवाद।